परिवहन का टॉपिक पूरा हो गया। अब नया टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। किताब दो इधर। अब इधर ध्यान दो भाई, आवाज नहीं करोगे। पहली बात तो इधर नाम की तरफ समझो, ये दे रखा अंतर्राष्ट्रीय शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का मतलब है दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक देश होने चाहिए। दूसरा शब्द दे रखा व्यापार। व्यापार एक विनिमय क्रिया है। कैसी है? विनिमय क्रिया का मतलब इसमें दो पक्ष होने जरूरी है। विनिमय क्रिया तभी हो पाएगी जब एक तो होगा क्रेता और एक होता विक्रेता। इसको कहते हैं विनिमय क्रिया। एक कोई भी सामान खरीदने वाला होना चाहिए, एक सामान को बेचने वाला होना चाहिए। जब दोनों खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में जो अंतर क्रिया होती है उसी को अपन सामान्य रूप से क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। अब व्यापार शब्द आ गया तो व्यापार का उद्देश्य हमेशा होता है लाभ उन्मुख, लाभ कमाना। उद्देश्य हमेशा उसका क्या होगा? व्यापार का लाभ। अब व्यापार के यदि परंपरागत तरीके से देखें तो व्यापार के दो प्रकार हैं। एक या विनिमय के दो प्रकार हैं। विनिमय के कितने प्रकार हैं? एक तो है वस्तु विनिमय, ये विनिमय के प्रकार हैं। कोई भी चीज लेन देन, किसमें जो लेन देन की प्रक्रिया होती है, आदान प्रदान करने की क्रिया होती है, उसको अपन विनिमय कहते हैं। और आदान प्रदान दो तरीके से हो सकता है, या तो वस्तु विनिमय हो सकता है या मुद्रा विनिमय हो सकता है। समझ के बात को? वस्तु विनिमय का मतलब है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। जैसे अपने यहां पर कोई कुम्हार जाति के व्यक्ति आते हैं जो मिट्टी के बर्तन लेके आए। आपने पुराने जमाने में तो मिट्टी के बर्तन ले लिए और उसके बदले में आपने अनाज उनको दे दिया, ये वस्तु विनिमय हुआ। अच्छा, वस्तु विनिमय हो या विनिमय हो या व्यापार हो, कोई भी हो, वो तभी होगा जब दोनों में असमान उत्पाद होंगे। आपके पास भी मिट्टी के बर्तन है और सामने वाले के पास मिट्टी के बर्तन, आप लेके क्या करोगे? तो असमान उत्पाद होना चाहिए। एक तो ये बात ध्यान रखना। व्यापार तभी हो पाएगा जब एक तरफ जरूरत होगी, एक तरफ मांग होगी, एक तरफ उत्पाद होगा। आई बात समझ में? कोई फैक्ट्री लग रही है, कोई उद्योग लग रहा है, तो उसके लिए इस्पात की, उसके लिए जरूरत पड़ेगी लोहे की, लोह इस्पात मशीनों की, तभी वो संचालन होगा। इसीलिए वो जाएगा लोह इस्पात वाले के पास में। तो दो असमान उत्पाद होंगे तभी। अपने भारत के अंदर मान लो प्याज बहुत ज्यादा होते हैं और पाकिस्तान में प्याज नहीं होता है, तो फिर भारत के साथ वो व्यापार करेगा। भारत में ही प्याज ज्यादा, पाकिस्तान में प्याज ज्यादा, तो फिर पाकिस्तान भारत के साथ प्याज का व्यापार नहीं करेगा? नहीं करेगा। कोई भी चीजें व्यापार तभी होगा जब असमान उत्पाद होना चाहिए। ये वस्तु विनिमय हो गया। मुद्रा विनिमय जाते हैं तो मुद्रा विनिमय का यदि इतिहास अपन देखते हैं, थोड़ा पुराना है। सबसे पहले मुद्रा है वो सिक्कों के रूप में चलती थी। किसके रूप में चलती थी? सिक्कों के रूप में चलती थी। अच्छा, सिक्के किस किस के बनते थे? पहले सबसे पहले सिक्के पत्थर के बनते थे। पत्थर के सिक्के बनाए जाते, भाटा बिकता। उसके बाद में आगे धात्विक, धातु के सिक्के। और धातु में भी आप सब जानते हैं सबसे पहले कौन से? तांबा। फिर आगे कांसा, फिर आ गया चांदी, और अब वर्तमान में बनते हैं किसके? अरे सोने के सिक्के है कि नहीं है? सिक्के बनते सोने के? नहीं बनते? नहीं बनते? बनते हैं। दूसरा, पहला तो सिक्कों के रूप में व्यापार शुरू हुआ। उसके बाद में शुरू हुआ कागजी मुद्रा का प्रचलन। कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा का मतलब कागज के अंदर नोट होते थे, 500 के, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का। और अब धीरे धीरे हो गया है ऑनलाइन। क्या हो गया है?
जिसको अपन कहते हैं केश रहित, केश रहित बिजनेस। अच्छा, इसके अलावा एक तो वो और है, क्या कहते हैं उसको, अरे बिटकॉइन। अब तो बिटकॉइन में भी व्यापार शुरू हो गया है। बिटकॉइन का मतलब है कि आपको पैसे दिखाई नहीं देंगे, ना किसी को पता चलेगा आपके पास कितने पैसे हैं, सीधा कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ऐसे ही होता है। इस प्रकार व्यापार का प्रचलन हुआ। विनिमय की प्रक्रिया दो हुई, वस्तु विनिमय से शुरुआत हुई, आ गया कहां पर, मुद्रा पर। मुद्रा में भी सिक्कों से शुरुआत हुई, कागजी, केस रहित, और अब कहां तक पहुंच गए, बिटकॉइंस। लेकिन आज भी ज्यादातर प्रचलन किसका है, कागजी का, और या फिर किसका है, केस रहित का, व्यापार के रूप में। ये सबसे सुरक्षित भी है। तो ये विनिमय का प्रकार था, और विनिमय एक व्यापार की क्रिया है। अब अपन थोड़ी सी बात और जानेंगे, व्यापार के प्रकार। व्यापार के यदि आप प्रकार देखोगे तो एक तो होता है स्थानीय व्यापार या देशीय, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार, और स्थानीय का मतलब होता है दो राज्यों के बीच, देश के मध्य, या दो क्षेत्रों के बीच, जहां कहीं भी हो, उसको कहते हैं अपने व्यापार। अब व्यापार है क्या, वस्तुओं के आदान प्रदान की क्रिया है सिर्फ। व्यापार में दो पक्ष होने जरूरी, एक क्रेता होना जरूरी है, एक विक्रेता होना जरूरी है। और दूसरा, व्यापार उन्हीं क्षेत्रों के बीच में होगा जहां पर उत्पाद असमान होंगे। समान उत्पाद वाले क्षेत्रों के बीच में व्यापार कभी भी नहीं होगा। अब और सुनो भाई, विश्व के अंदर व्यापार की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यताएं वगैरह, मेसोपोटामिया सभ्यताएं शुरू हुई, तब से व्यापार हो रहा है। लेकिन अपने को एक सबसे पुराना व्यापार का उदाहरण मिल रहा है रेशम मार्ग का। व्यापार मार्ग कौन सा, रेशम मार्ग, सिल्क रूट कहते हैं इसको, पढ़ा होगा आपने कभी, सिल्क रूट। सिल्क रूट में क्या हुआ करता था, इधर एक रोमन है, रोम साम्राज्य, रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी रोम। रोम कहाँ है, इटली की राजधानी रोम। कौन सी नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है। कौन सी, टाइबर। ठीक है। अब देखो भाई, रोम वाले क्षेत्र से चीन के मध्य, चीन और रोम के बीच में व्यापार होता था। चीन और रोम और चीन के बीच में। रोम कहाँ है, इटली में। महाद्वीप कौन सा है, यूरोप। इधर महाद्वीप कौन सा है, यानी विश्व के सबसे पुराने व्यापारिक मार्गों में से एक व्यापारिक मार्ग है सिल्क रूट, जिसकी बीच की दूरी लगभग 6000 किलोमीटर। अब इनमें व्यापार क्या होता था, यह महत्वपूर्ण बात है। चाइना से भेजी जाती थी ऊन, क्या, या ऊन, या भेजा जाता था रेशम, और बदले में चाइना लेता था इनसे सोना और चांदी। क्या लेता था, सोना चांदी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। उसमें मुद्रा के रूप में सोना चांदी चलता था। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे ना, हाँ, हो ना चांदी भिड़ो कियो लान, बापन आया हैंग ले गया लाल, अंग्रेज आए हैं सब ले गए, दे दो इधर। राजा महाराज वगैरह किलो में, उसके बाद में जो सरकार आई वो सरकार लेके चली गई। भारत वापस सोने की चिड़िया से आ गया, वापस कंगाल की चिड़िया, है ना। तो यह व्यापार का पक्ष। अच्छा, पूरे विश्व के अंदर व्यापार को नियंत्रण करने के लिए, नियम बनाने के लिए एक संगठन बना जिसका नाम है गेट। क्या नाम था, गेट, जनरल एग्रीमेंट, टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, कर और व्यापार से संबंधित सामान्य समझौता। इसका गठन हुआ 1948 में। कब की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में पूरा हुआ। दूसरा विश्व युद्ध पूरा होने के बाद में विश्व के सामने आया कि इस विश्व को, अच्छा, 1945 में युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन 45 से लगाकर 1990 के बीच में अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में शीत युद्ध, कोल्ड वार चला। कोल्ड वार के अंदर पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई। कुछ देश अमेरिका के समर्थक थे, कुछ देश सोवियत संघ रूस के समर्थक थे। जब दोनों इस प्रकार की जब द्वेष भावना थी, तो एक दूसरे की व्यापार की होड़ मचेगी। उस व्यापार की होड़ के अंदर व्यापार को पूरे देश को नियमित रूप से चलाने के लिए व्यापार के नियम बनाने पड़ेंगे। और नियम बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गेट, या अस्थायी संगठन था, जिसकी स्थापना हुई 1948 में। बाद में धीरे धीरे कोल्ड वार है वो चलता रहा, और 1990-91 में आने के बाद में शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। तो बाद में 1 जनवरी 1995 को, कब की बात है, 1 जनवरी 1995 को जो गेट है इसका स्थान ले लिया WTO ने।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन ने स्थान ले लिया। और अब यहां पर इस विश्व व्यापार के ऊपर ज्यादातर अधिकार हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका का, क्योंकि वो शीत युद्ध में जीत गया। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य था। शायद वर्तमान में इसके 164 के आसपास देश है सदस्य। वियना में शायद मेरे हिसाब से मुख्यालय इसका है, वियना है ना, जेनेवा ना, जेनेवा में जो भी है, ठीक है। तो WTO वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय नियम वगैरह, कानून वगैरह व्यापार से संबंधित बनाता है, वो कौन बनाता है? WTO न केवल कानून सिर्फ व्यापार के बनाता है, बल्कि व्यापार के बीच में, दो देशों के बीच में झगड़ा हो जाए व्यापार को लेकर, तो उसके बीच में शांति स्थापित करने का न्यायिक फैसला भी करता है। इसके अलावा ये बैंकिंग से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित इश्यूज है, बौद्धिक संपदा संबंधित अधिकार है, इन अधिकारों पर भी कानून बनाने का काम यह करता है। लेकिन इसकी बड़ी कमी यह है कि पर्यावरण से संबंधित और बाल श्रम से संबंधित जितने भी कानून हुए, उन कानूनों को ये सुचारू रूप से लागू नहीं कर पाया। और दूसरी इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि इसके अंदर सिर्फ जो विकसित देशों की ही भूमिका है, विकासशील और अल्प विकसित देशों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। तो ये WTO क्या संगठन है, इसके बारे में। इसके अलावा अन्य प्रांतीय संगठन बने, प्रांतीय संगठन जैसे कि दक्षेस बना, आसियान बना, है ना ये लाप्टा बना, साप्टा बना, नाफ्टा बना, इस प्रकार के संगठन बने, CIS बना। इन संगठनों का उद्देश्य, जैसे आसियान बनाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, ब्रुनेई वगैरह, ये है ना, इन देशों के समूह था। उनका उद्देश्य था अपने देशों के बीच बीच में व्यापार करना है, बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से और सुचारू रूप से व्यवस्था करनी। अच्छा, उसका फायदा क्या होगा? यदि अपन सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो विश्व व्यापार के नियम है वो अपने पर कम लागू होंगे, वरना एक एक देश पर यदि नियम लागू करना, विश्व व्यापार के नियम लागू हो जाएंगे तो उस देश को मार पड़ेगी। अपन आपस में क्या करते हैं? फ्री ट्रेड करते हैं। फ्री ट्रेड का मतलब टैक्स मुक्त व्यापार करते हैं। हमारी चीजों पर आप टैक्स नहीं लगाओगे, आपकी चीजों पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, और मिलकर अपना अलग अलग चीजों का उत्पादन करेंगे। आई बात समझ में? ऐसा करेंगे तो दोनों देशों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। इस प्रकार कुछ बहुत सारे प्रांतीय संगठन बने। तो मोटे रूप में आपके सामने मैंने इसकी भूमिका रख दी कि व्यापार क्या है, दो पक्षों के बीच की क्रिया है, एक क्रेता होना चाहिए, एक विक्रेता होना चाहिए। व्यापार तभी हो पाएगा जब दोनों के बीच में असमान उत्पाद का निर्माण होता हो। व्यापार की शुरुआत बहुत पुरानी है, मानव सभ्यताओं से लगाकर आज भी व्यापार चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी है तो भी आपने पढ़ा होगा, खेतरी से तांबा वहां जाता था, मतलब एक तरह का व्यापार है, पैसे तो देते होंगे ना जाने का। उसके अलावा सिल्क रूट के बारे में थोड़ा जिक्र किया गया है। बीच में जब उपनिवेशवाद आया, 16वीं 17वीं शताब्दी से उपनिवेशवाद की जब शुरू हुई, तो उपनिवेशवाद के साथ एक नया व्यापार आया, दास व्यापार। दास व्यापार में क्या होता था? जो गरीब देश थे, गरीब देशों में जो गरीब श्रमिक थे, उन श्रमिकों को जबरन वहां से उठा लिया जाता था और दूसरे देश के अंदर बागानों के अंदर कृषि करने के लिए वहां भेज दिया जाता था। न्यूनतम मजदूरी के अंदर आपको वहां बागानों के अंदर खेती करनी है। और ऐसे उदाहरण भारत में बहुत सारे, यूपी और बिहार के कर्मचारियों को अंग्रेजी सरकार ने यहाँ से, कर्मचारी नहीं, यूपी और बिहार के जो मजदूर थे, उन मजदूरों को अंग्रेजी सरकार ने यहाँ से अफ्रीका और अमेरिका और इधर दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत सारे द्वीपों पर खेती करने के लिए भेजा जबरन। उनके परिवार कहीं रहे, बच्चे कहीं रहे और वो कहीं रहे। धीरे धीरे उन्होंने जहाँ पर रहे वहाँ पर अपना घर परिवार बसाना शुरू कर दिया। और आज के दिनांक में फिजी है, मॉरिशस है, टोबेगो है, ट्रिनिडाड है, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय जनसंख्या का बाहुल्य है। यानी यूपी और बिहार जो श्रमिक मजदूरी करने के लिए वहाँ गए थे, वो आज वहाँ के मंत्री, संतरी और बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन के बैठे। आई बात समझ में? इस प्रकार व्यापार की शुरुआत हुई। बाद में जब दास व्यापार समाप्त हुआ, देश के अंदर आज़ादियाँ बढ़ने लगी, आज़ादी होने लगी तो स्वतंत्र रूप से व्यापार हुआ। लेकिन देशों के बीच में क्लेश नहीं बढ़े, इसके लिए गेट का गठन किया गया और गेट का नया स्वरूप बन गया WTO। अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, क्या है मामला। आप एक तृतीय क्रियाकलाप के रूप में व्यापार शब्द से पहले ही परिचित हैं, तो आप इस पुस्तक के अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से है। व्यापार का मतलब है क्या? वस्तु और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान। व्यापार का मतलब केवल वस्तुओं का नहीं, सेवाओं का भी हो सकता है। सेवाओं का कैसे हो सकता है? अपने यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े डॉक्टर है, वो दूसरे देश में सेवा देने के लिए जा सकते हैं। अच्छा, बदले वो आपको क्या देंगे? वेतन। आई समझ में? वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। व्यापार करने के लिए दो पक्ष होना आवश्यक है। कितने पक्ष जरूरी है?
दो पक्ष, एक पक्ष खरीदने वाला, एक बेचने वाला। कुछ स्थानों पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। व्यापार तभी हो पाएगा जब दोनों के लिए लाभदायक हो, दोनों के लिए फायदेमंद हो। व्यापार दो स्तरों पर किया जा सकता है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है, एक राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान को कहते हैं। सही बात है। सीमा के आर पर भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते या जिन्हें अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। व्यापार स्थानीय स्तर पर वही कर पाएगा जो जिसके वहां सामान, जो चीजें चाहिए वो वहां पर उत्पादित नहीं होती हो या वहां से सस्ती मिलती हो। आदिम समाज में यानी प्रारंभिक जो समाज था उसमें आरंभिक स्वरूप है वो विनिमय वस्तु था। प्रारंभिक समाज में व्यापार का व्यवस्था जो माध्यम था वो विनिमय व्यापार था। कौन सा था? जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता, सीधी वस्तु टू वस्तु दिया जाता था, है ना, थिंग्स टू थिंग्स एल्योशा। आपको जो चीज चाहिए वो ले लो और हमें चाहिए वो दे दो। अर्थात वस्तु के बदले में रुपए के स्थान पर वस्तु दी जाती थी। इस व्यवस्था में यदि आप एक कुम्हार होते और आपको एक नलसाज की आवश्यकता होती तो आपको एक ऐसे नलसाज ढूंढना पड़ता जिसे आप द्वारा बनाए हुए बर्तनों की आवश्यकता होती और उसकी नलसाज की सेवाओं के बदले अपने बर्तन देकर काम करते। ये कह रहा भारत में क्या ऐसी है? भारत में आज भी एक स्थान ऐसा जहां पर यह व्यवस्था है। असम के अंदर एक मेला लगता है, जॉन बील मेला। नीचे दे रखा है, यहां दिखाई दे रहा आपको चित्र 9 पर। जॉन बील मेला में वस्तुओं का आदान प्रदान करती दो महिलाएं। ये असम में कहां है? हर जनवरी में फसल कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जोगीराड, गुवाहाटी कहां है? असम में। जोगीराड में जॉन बील मेला बढ़ता है और यह संभवतः भारत का एकमात्र मेला है जहां विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। बन गया ना शानदार प्रश्न। इस मेले के दौरान एक बड़े बाजार की व्यवस्था की जाती है और विभिन्न जनजाति और समुदाय लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान यहीं से करते हैं। वस्तु विनिमय हो गया, समझ गए। आगे रुपये मुद्रा के आगमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कर लिया गया। पुराने समय में कागजी और धातुक मुद्रा के आगमन से पहले उच्च नौजवान मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। हैंगो पहला पत्थर आया, मूल्यवान दुर्लभ पत्थर होते थे, जैसे चकमक पत्थर है, ऑब्सिडियम है, काउंसली सेल है, चीते के पंजे, हवेल के दांत, कुत्ते के दांत, खाल है, बाल, मवेशी चावल, पेपरकॉर्न, नमक, छोटे यंत्र, चांदी, तांबा और सोना। इस प्रकार पहले पत्थर आए, उसके बाद में धातु आई। धातु में पहले तांबा आया, फिर कांसा, फिर चांदी और फिर सोना। तो रुपये या मुद्रा का आगमन कर दिया आपने? अरे आया ना, तो कहीं मृद अवस्था में हो। मुद्रा का आगमन हो गया। विनिमय व्यवस्था कठिनाई दूर करने के लिए कागजी और धातुक मुद्रा आ गई। उससे पहले नौजवान मैं अभी पढ़ लेता, नेजमान मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुएं थी। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। यहां तक व्यापार क्या है इतना पढ़ लिया। व्यापार का महत्व अपन ने अभी पढ़ा और व्यापार का स्वरूप किस रूप में था, दो, विनिमय व्यवस्था और मुद्रा व्यवस्था विनिमय होता था, दो बातें पढ़ी। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास कब से शुरुआत हुई? प्राचीन समय में लंबी दूरी तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था। पहले लुटेरे और डाकू ज्यादा थे। समुद्र पार व्यापार करना जोखिमपूर्ण होता था। वापस आएगा या नहीं आएगा, सितारा कहीं डूब जाएगा, पता नहीं था। इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। प्राचीन समय में स्थानीय स्तर पर ज्यादा होता था। लोग जब अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकता भोजन वस्त्र पर खर्च करते थे, केवल धनी लोग ही आभूषण और महंगे परिधान खरीदते थे। परिणाम स्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हुआ। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार के एक प्रारंभिक उदाहरण है। लंबी दूरी के व्यापारों में से एक व्यापार मार्ग है सिल्क रूट, जो लगभग 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सारे रोम को चीन से जोड़ता था। रोम कहाँ है? इटली, यूरोप में, कई बार बता चुका, और चीन है एशिया में। व्यापारी मार्ग व्यापारी भारत, पर्शिया, ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन के बने रेशम, रोम की ऊन और बहुमूल्य धातु और अन्य अनेक महंगी धातुओं का परिवहन करते थे। इधर रेशम जाता था, उधर से या तो वहां की ऊन शीतोष्ण कटिबंध में होती है, एशिया उष्ण कटिबंध में, तो यहाँ से रेशम वगैरह इसका उत्पादन करता, वहां से सोना चांदी, महंगी धातुएं, महंगे दुर्लभ पत्थर और यदि जरूरत की कोई महंगी वस्तुएं होती तो भी उनका आदान प्रदान करते थे। आई समझ में बात? रोमन साम्राज्य का विखंडन हो गया बाद में 5वीं शताब्दी के आसपास। रोमन साम्राज्य विखंडन के 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय व्यापार में वृद्धि हुई। 5वीं शताब्दी के आसपास रोमन साम्राज्य को हो गया विखंडन। सबसे पहले यूरोप के अंदर यूनानी साम्राज्य आया, पढ़ा था ना आपने? यूनानी साम्राज्य के बाद में आ गया रोम साम्राज्य। 5वीं शताब्दी तक रोम साम्राज्य विखंडित हो गया। फिर शासन हो गया वहां का अरब लोगों का, और अरब लोगों के बाद में 12वीं 13वीं शताब्दी में आया पुनर्जागरण, रेनेसांस जिसको आप कहते हैं। सुना है पुनर्जागरण? नहीं सुना आपने? कभी हिस्ट्री पढ़ी है 11th 12th में? तो रेनेसांस पुनर्जागरण आया है। 11th की क्लास पूरी विश्व भूगोल रेनेसांस भरी पड़ी है। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रेनेसांस नहीं आपके है? देखा नहीं।
समुद्रगामी युद्ध पोतों के विकास के साथ यूरोप और एशिया के बीच व्यापार बढ़ा और अमेरिका की खोज हुई। अमेरिका को 1492 होगी। 15वीं शताब्दी से यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। अंडरलाइन करो, यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत कब हुई है भाई? 15वीं शताब्दी से हुई। जी के प्रश्न है। विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ ही व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ जिसको कहते हैं दास व्यापार, कैपिटल मर्चेंट, दास व्यापार। पुर्तगाली, डच, स्पेनिश लोगों और अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा और पुर्तगालियों ने, डचों ने, स्पेनिश लोगों ने और अंग्रेजों ने अफ्रीकी निवासियों को पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक भागाना में शर्म हेतु खोजे गए अमेरिका में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि यूरोप के ये जो लोग थे, इन्होंने अमेरिका में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज होगी। खोज होने के बाद यहाँ के यूरोप के लोग वो सारे अमेरिका में जाके बसने शुरू हो गए। अमेरिका में गए तो उन्होंने खेती की नई बागानी कृषि की शुरुआत की। बागाती कृषि, रोपण कृषि कहते हैं। उस खेती के अंदर श्रमिकों की ज्यादा आवश्यकता होती है। ज्यादा आवश्यकता होती है, श्रमिक मिले कहाँ से? क्योंकि तो आप तो हैंग सेठ, तो श्रमिक आपको मिलेंगे भारत और एशिया और श्रीलंका में, एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, तो एशिया और अफ्रीका से वहां से जो गरीब तबके के श्रमिक वर्ग थे उनको जबरन गुलाम बनाकर वहां ले जाया गया, जिससे एक नए व्यापार की शुरुआत हुई जिसको कहा गया दास व्यापार। दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक लाभदायक व्यापार रहा, जब तक यह 1792 में, अंडरलाइन करना, 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त अमेरिका से दास व्यापार पूर्णतः समाप्त हो गया। कागजों में, किसमें हुआ? कागजों में। ऊपर दे रखा है स्लेव्स। इस अमेरिकन दास नीलामी ने दासों की बिक्री और अस्थायी रूप से स्वामियों द्वारा किराए पर लेने का विज्ञापन दिया। खरीदने वाले क्रेता प्राय कुशल और स्वस्थ दास के लिए $200 चुकाते थे। ऐसी नीलामी ने प्राय परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। उन्होंने बहुत ने अपने प्रियजनों को भी दोबारा नहीं देखा। व्यापारियों के द्वारा बड़े बड़े सेठ, उनके द्वारा बोली लगती थी, विज्ञापन निकाल दिए जाते थे बड़े बड़े। जैसे आज कोचिंग के विज्ञापन होते हैं ना, कि फलानी कोचिंग का IAS का RS का बैच स्टार्ट हो रहा है, 4th ग्रेड बैच शुरू हो रहा है, एडमिशन लीजिए, ये फीस है यहाँ। वहाँ विज्ञापन निकाले जाते थे। यदि किसी को नीलाम गुलाम के व्यापार चाहिए तो हमसे संपर्क करें। अभी आता ना कोई हरियाणा से BSc करे तो हमसे संपर्क करें। वैसे आता था कोई यदि गुलाम मजदूर रूप में मजदूर चाहिए, आपको बच्चे चाहिए तो बच्चे, महिलाएं चाहिए तो महिलाएं और पुरुष चाहिए तो पुरुष, और बदले में ये क्या देते थे, उसमें भूखमरी बहुत ज्यादा थी तो आधे लोग बेच देते थे। वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग $2000 $2000 कह रहा है। $2000 उस समय, $2000 17वीं शताब्दी की बात हो रही है। आज $2000 का मतलब है पीछे 86 से गुणा करो, 16,000 के आसपास आज के जमाने में। उस समय $2000 का मतलब बहुत बड़ा महत्व था, लाखों करोड़ों रुपए में था। और $2000 दिखाते परिवार के जने वो अपनों को बेच देते, ले जाओ इसको। बहुत सारे लोगों ने कभी अपने परिवार को वापस देखा ही नहीं। ये दुनिया के अंदर लोकतंत्र के विरोध में राजतंत्र की ये खूबियां थी। ऐसे राजतंत्र में काम होता था। कितना दुर्भाग्य उन लोगों का, है ना। अब देखो भाई, लेकिन बाद में 1792 में डेनमार्क में, 1807 ग्रेट ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त अमेरिका में दास व्यापार को समाप्त कर दिया। तो यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत 15वीं शताब्दी में, याद रखना है। 15वीं शताब्दी के बाद में दास व्यापार की शुरुआत हुई। फिर आगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। औद्योगिक राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया और मूल्य पर तैयार माल को वापस अन्य औद्योगिक राष्ट्रों को निर्यात कर दिया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप से हुई। कहां से हुई है? और यूरोप में भी एक देश का नाम पूछे तो कहां से? ग्रेट ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से हुई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, ध्यान रखना, ठीक है। जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो ब्रिटेन के पास कच्चा माल नहीं था, लेकिन ब्रिटेन का ऐसा कोई देश नहीं था जिसके ऊपर अधिकार नहीं हो। पूरे विश्व के हर क्षेत्र के अंदर ब्रिटेन का एक न एक उपनिवेश था। ब्रिटेन ने क्या किया, अपने उपनिवेश थे वहां से टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और वहां से जो कच्चा माल था, कपास वगैरह, लो आइस वगैरह, जो भी कोयला, वहां से खरीद कर अपने अमेरिका, ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। कच्चा माल यहाँ से भेज दे और वापस तैयार माल वापस ले जाके उसी बाजारों के अंदर महंगी रेटों में बेच दे। तो आप खरीदोगे तब खरीदेंगे, तब किसानों से सस्ते में खरीदेंगे। टैक्स कर दिया शून्य, यानी कि यहां से बाहर बेचोगे तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरे भाई, यहाँ की 5 रुपए की चीज है, मैंने उस 5 रुपए की चीज को 3 रुपए के अंदर खरीद लिया आपसे और टैक्स लगाया सिर्फ 1 रुपए, तो मेरी चीज आखिर कितने रुपए में पड़ गई? 4 रुपए में हुई ना। मैं 4 रुपए में चीज को लेके चला गया ब्रिटेन। अब यहां पर मैं यदि कोई सामान बनाऊंगा, मान लो वस्त्र बनाना है मेरे को, तो मेरे तो खर्चा बहुत कम आया था ना, तो थोड़ा और आएगा। लेकिन जबकि भारत वाले जो लोग, यहाँ के जो लोग, इनके पास मशीनें इतनी
टेक्नोलॉजी उन्नत किस्म की नहीं थी। यदि हाथ से कोई वस्त्र बनाए तो वहां मशीन से एक दिन के अंदर हजारों गांठें तैयार होती, यहाँ पर एक दिन में एक गांठ भी तैयार नहीं होती। परिणाम स्वरूप यहाँ की चीजें महंगी होती और वहां से तैयार माल आता वो होता सस्ता। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरी बात, भारत से जो सामान बिकता था, भारत का जो बहुत शानदार सुंदर वस्त्र वगैरह थे, वो बाहर भेजते, ब्रिटेन जाते तो उसके ऊपर भारी टैक्स लगा देते, ताकि यहाँ की 100 रुपए की चीज वहां जाती 100 रुपए टैक्स हो जाएगी 200 रुपए की। अब 200 रुपए होते ही कोई खरीदेगा नहीं, तो ये ब्रिटेन की पॉलिसी थी। तो ये कि औद्योगिक क्रांति हुई, इसमें जो उपनिवेशक देश थे उन्होंने अपने उपनिवेश देश वाले जो छोटे देश थे उनसे कच्चा माल आयात किया और तैयार माल करके वापस उन्हीं देशों के बाजारों में बेच दिया, यानी उस देश की आर्थिक व्यवस्था को खोखला था उसको और ज्यादा खोखला किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। अब जैसे 19वीं शताब्दी आई या आजादी होने लगी, विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो सारे देश लोकतंत्र में अलग होने लगे। तो फिर उन देशों ने सोचा क्यों ना अपना खुद का ही व्यापार शुरू कर दिया जाए। धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप जो है, उस यूरोप की मोनोपोली उसको धीरे धीरे कम किया गया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। पहली बार गेट की स्थापना हो रही है। विश्व युद्ध के समय के दौरान व्यापार और शुल्क तो सामान्य समझौते गेट जैसी संस्थाएं जो बाद में WTO बना, शुल्क को घटाने में सहायता की। अरे आई बात समझ में इतनी? हाँ, लिखो थोड़ा सा कॉपी निकाल के, व्यापार क्या है। हेडिंग डालो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। लिखो व्यापार क्या है। व्यापार क्या है, हेडिंग डालो जल्दी जल्दी करो, गाड़ी रुकने वाली नहीं है। लिख दिया? लिखो वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। अगली लाइन, व्यापार के लिए दो पक्ष होना अनिवार्य है। व्यापार के लिए दो पक्ष होना अनिवार्य है। नंबर 1 क्रेता, दूसरा विक्रेता। एक क्रेता और एक विक्रेता। अगली लाइन, व्यापार दोनों पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। व्यापार दोनों पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होना चाहिए। लाभदायक लिखो, समान रूप से लाभदायक देखो बात एक ही है। अगला लिखो, व्यापार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। अगला लिखो, व्यापार एक विनिमय व्यवस्था है। लिख दिया? विनिमय व्यवस्था जहां लिखा शब्द उसके ऊपर अंडरलाइन करो, ऐसे इस प्रकार बॉक्स बनाओ।
फिर इसके दो रूप बनाओ, ऐसे दो भाग बनाओ। विनिमय व्यवस्था दो रूप में है, ऐसे लिखो, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। लिख दिया। अब वस्तु विनिमय के नीचे लिखो वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान, वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय। दूसरी लाइन, मिट्टी के बर्तन लेकर अनाज देना, मिट्टी के बर्तन लेकर अनाज देना। एक लाइन और लिखो, आदिम समाज में आदिम समाज में आदिम समाज में यह व्यापार अधिक प्रचलित था। अधिक प्रचलित था। हेलो जी, नमस्कार जी। हाँ, क्या है? आदि समाज अधिक प्रचलित था, लिख दिया। अधिक प्रचलित था लिख दिया। अगला लिखो, असम के जागीरोड, ये क्षेत्र, जागीरोड के बील मेले में, जॉन बील मेला, बील नहीं, जॉन बील मेला, जॉन बील, क्या लिखा? असम के जागीरोड बील मेले में आज भी यह व्यवस्था प्रचलित है। 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 ठीक है, फिर लिखो इधर मुद्रा में, लिखो सर्वप्रथम दुर्लभ एवं महंगे पत्थर, दुर्लभ एवं महंगे पत्थर डैश तांबा डैश कांसा डैश सोना एवं चांदी के धात्विक सिक्के मुद्रा के रूप में प्रचलित थे। अगले यानी वर्तमान में कागजी मुद्रा और केश रहित क्वेश्चन लिख देना ऑनलाइन, केश रहित विनय में प्रचलित है। ठीक है, फिर अगली हेडिंग डालो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास।
पहला लिखो प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल। लिखो स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर पर व्यापार प्रचलित था, स्थानीय स्तर पर व्यापार प्रचलित था। फिर लिखो जानकारी के अभाव, जानकारी के अभाव एवं लूटपाट के डर से, लूटपाट के डर से बाह्य व्यापार, बाह्य व्यापार निम्नतम था, निम्नतम था। अगला लिखो रेशम मार्ग, इसी में लाइन लिखो सीधी, रेशम मार्ग लंबी दूरी का एकमात्र, लंबी दूरी का एकमात्र प्रारंभिक, प्रारंभिक व्यापार का उदाहरण है, प्रारंभिक व्यापार का उदाहरण है, प्रारंभिक व्यापार का उदाहरण है, प्रारंभिक व्यापार का उदाहरण। लिख लिया। अब जहां रेशम मार्ग आपने लिखा है ना, उसके नीचे लिखो या रेशम मार्ग खुद लिखो, रेशम या सिल्क रूट। इसी में लिखो रेशम या सिल्क रूट और उसमें लिखना शुरू करो। लिखो चीन, डैश भारत, डैश ईरान। मैं डैश का बोलता हूं तब आप ये लगाते हो कॉमा, मैं कॉमा का बोलता हूं तब आप लगाते हो डैश। क्या लिखा है? भारत डैश ईरान, चीन भारत ईरान डैश रोम के मध्य, रोम कहाँ है? हाँ, रोम के मध्य लगभग 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग था, लंबा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग था। अगली लाइन, इसमें चीन से रेशम, चीन से रेशम तथा रोम से ऊन और सोना चांदी, ऊन एवं सोने चांदी का, ऊन एवं सोने चांदी का व्यापार होता था। फिर लिखो खोज एवं अन्वेषण का काल, खोज एवं अन्वेषण का काल 2 नंबर, खोज एवं अन्वेषण का दौर या काल। लिखो 12वीं से 15वीं सदी तक, 12वीं से 15वीं सदी तक यूरोपीय नाविकों ने, यूरोपीय नाविकों ने नए क्षेत्रों की खोज की, नए क्षेत्रों की खोज की, जिससे, जिससे यूरोपीय व्यापार में वृद्धि हुई,
यूरोपीय व्यापार में वृद्धि हुई। यूरोपीय व्यापार में वृद्धि हुई। फिर आगे लिखो यूरोपीय उपनिवेशवाद। अगली हेडिंग तीसरी, यूरोपीय उपनिवेशवाद। आगे लिख दो डैश करके 15वीं सदी से प्रारंभ। याद रह जाएगा, यूरोपीय उपनिवेशवाद 15वीं सदी से प्रारंभ। चौथा लिखो दास व्यापार। अगला पॉइंट लिखो दास व्यापार। लिखो उपनिवेशवाद के दौरान बागानों में कार्य हेतु एशिया एवं अफ्रीका से श्रमिकों को अमेरिका भेजा गया। अमेरिका भेजा गया जहां उन्हें दास के रूप में रखा जाता था। स्थानीय स्तर पर दासों की खरीद फरोख्त होती थी। खरीद फरोख्त होती थी। अतः 15वीं से 19वीं सदी तक 15वीं से 19वीं सदी तक दास व्यापार चरम सीमा पर था। अंततः, ज्यादा स्पीड तो नहीं है मेरी, थोड़ी तेज है। अंततः इस व्यापार का उन्मूलन हुआ। डैश कर दो आगे। नंबर 1 लिखो डेनमार्क डैश 1792 में। दूसरा ग्रेट ब्रिटेन 1807 में। यूएसए 1808 में। 1808 में उन्मूलन हो गया व्यापार का, दास व्यापार का। अगला लिखो औद्योगिक क्रांति। लिखो 18वीं सदी में 18वीं सदी में ब्रिटेन से 18वीं सदी में ब्रिटेन से सूती वस्त्र उद्योग के रूप में क्रांति की शुरुआत हुई। जिसमें कच्चा माल उपनिवेशक देशों से
आयात करना, आयात करना और उद्योगों से तैयार उत्पाद, उद्योगों से तैयार उत्पाद उन्हीं देशों में, उन्हीं देशों में विक्रय किया जाता था। अंततः यूरोपीय देश आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सशक्त, यूरोपीय देश आर्थिक दृष्टि से सशक्त और उपनिवेशक देश आर्थिक रूप से खोखला हो गए। खोखला हो गए, लिख लिया। अगली लाइन, वर्तमान स्वरूप। लिखो 1950 के बाद एशिया और अफ्रीका के देश (1950 के बाद एशिया और अफ्रीका के देशों की, ऐसे लग के देशों की आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर औद्योगिक राष्ट्रों से, औद्योगिक राष्ट्रों से अधिक है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया। मैंने कह दिया व्यापार तभी अस्तित्व में आएगा जब संसाधनों के बीच में असमानता होगी। ठीक है, अब देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। पहली बात, उत्पादन में विशिष्टीकरण का मतलब है कि एक क्षेत्र विशेष के अंदर ही वो उत्पादन होता है। जैसे बीकानेरी भुजिया है तो आपको सिर्फ बीकानेर में ही निर्मित होता हुआ मिलेगा, वो उसका टैग है। आई समझ बात। तो जो औद्योगिक क्रांति अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो उत्पादन का विशिष्टीकरण है। किसका है, मतलब क्या, वो उत्पादन विशिष्टीकरण का मतलब, विशिष्टीकरण का मतलब एक ही व्यक्ति उत्पादन करता है, एक ही क्षेत्र है वहां। जैसे कपास है तो कपास का उत्पादन भारत में ही होता था, ब्रिटेन अब उष्ण कटिबंधीय है ही नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय देश है तो वहां पर कपास का उत्पादन नहीं होगा। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के प्रयोग में लाएं, हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं को तुलनात्मक लाभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तीनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता और हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित, तीन सिद्धांत याद रखने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभ पर आधारित है, परिपूरकता पर आधारित है और हस्तांतरण का मतलब यह है कि एक भाग से दूसरे भाग की ओर उत्पादों का प्रवाह करना। और सिद्धांत व्यापारिक भागीदारी के समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। पहले लिख दी, व्यापार हमेशा व्यापारिक रूप से क्या होना चाहिए, लाभदायक होना। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। सुविकसित परिवहन और संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या आधार हो सकते हैं, एक तो है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता होनी चाहिए। दो देशों के बीच में जो संसाधन है उसकी भिन्नता होनी चाहिए। ये संसाधन आप पढ़ लेना, एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं। जनसंख्या के कारक, जनसंख्या के कारक का मतलब है कुछ प्राकृतिक और सांस्कृतिक चीजें बनाने की उन्नत कला। इसमें एक दो शब्द है उसको देखते हैं। विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण, उनकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करती है।
सांस्कृतिक कारक विशिष्ट संस्कृतियों में कला और हस्तशिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। उदाहरण के लिए चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पोर्सिलोन, अंडरलाइन कर देना। क्या है पोर्सिलोन? चीनी मिट्टी का एक बर्तन है। क्या है? पोर्सिलोन। और ब्रोकेड, खिमकाब, जरीदार और बूटेदार कपड़ा और ईरान की कालीन प्रसिद्ध है। कालीन कहाँ की है? जबकि उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम और इंडोनेशिया बटिक, चींट वाला बहुमूल्य वस्त्र होता है, वो प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना, ये अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग चीजें प्रसिद्ध। पर्सिलोन यानी चीनी मिट्टी के बर्तन है, वो सिर्फ चीन में मिलते हैं, तो पूरी दुनिया चीन से लेके जाएगी, है ना। एक ये बताया। और बटिक, छींट वाला ये कपड़ा है जो सिर्फ इंडोनेशिया मिलता है। अगला जनसंख्या का आकार, इसको आप पढ़ लेना, कोई काम का नहीं। आर्थिक विकास की प्रावस्था, ये भी काम का नहीं। और विदेशी निवेश की सीमा, ये भी काम का नहीं। और परिवहन की व्यवस्था, ये भी काम का नहीं। ये करेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या होने चाहिए? परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। विदेशी निवेश की निश्चित सीमाएं, विदेशी निवेश है तो ही व्यापार होगा। आर्थिक विकास की अवस्था है, आप आर्थिक दृष्टि से यदि विकास कर रहे हो तो ही व्यापार होगा, वरना व्यापार ठप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यह है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की महत्वपूर्ण पक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार के पक्ष क्या है? पहला है व्यापार का परिमाण। व्यापार की निश्चित मात्रा होनी चाहिए। मैं किसी देश के साथ कितना व्यापार करूंगा, इसकी एक मात्रा होनी चाहिए। व्यापार की वस्तुओं का वास्तविक तोल होता है, उसको परिमाण कहते हैं, परिणाम नहीं परिमाण कहते हैं। उस समझ में आई बात। हालांकि व्यापारिक सेवाओं को तोल में नहीं मापा जाता, इसलिए व्यापार की वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को ही व्यापार के परिमाण के रूप में मापा। अरे कोई भी वस्तु का व्यापार होता है, किसी सेवा का व्यापार होता है, उसका कुल मूल्य कितना हुआ, कितने का व्यापार किया, उसको कहते हैं परिमाण। ये परिमाण हो रहा जरूरी है। मैं किसी के साथ व्यापार कर रहा हूं तो उसको सामने पूछूंगा भाई व्यापार कितना करना है। मैं कोई किताब बेच रहा हूं तो पूछूंगा ना उसको, भाई मैं किताबें बेच रहा हूं, आपको कितनी किताबें चाहिए और कितने पैसे आपको वापस आप मुझे दोगे, तभी व्यापार हो पाएगा ना। मैं किताबें निकाल दूं 1000, सामने वाला के मैं खरीदूंगा, अब एक के भले में 1000 रुपये रेट कर दूं तो भी मैं उसके व्यापार पूरा होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा तो व्यापार का मतलब ही लाभदायक है, तो मेरे को लाभ मिला ही नहीं, लाभ नहीं मिला तो मेरे को उसका फायदा क्या हुआ? तो व्यापार नहीं कहलाएगा वो। आई बात समझ में? वो बेकार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेकार। सेवा भी नहीं कहलाएगी। सेवा सिर्फ एक किताब की हुई है, पैसे एक ही मिले ना, सेवा वही हुई है। तो व्यापार का परिमाण एक पक्ष है। व्यापार के परिमाण का मतलब है कि आपकी कुल सेवा और कुल वस्तुएं जो हुई उसका मौद्रिक मूल्य कितना है, कितने रुपए का व्यापार हो रहा है आपके साथ, उसको कहते हैं। अगला है व्यापार संयोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली शताब्दियों में देशों द्वारा आयातित और निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए। पिछली शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक वस्तुओं का व्यापार प्रधान था, बाद में विनिर्मित वस्तुओं में प्रमुखता प्राप्त कर ली और वर्तमान समय में यद्यपि विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र में आधिपत्य है, सेवा क्षेत्र यात्रा, परिवहन और व्यावसायिक सेवा शामिल है, ऊपरी गामी प्रवृत्ति दर्शा रही है। तालिका 9.1 आपको दर्शाती कुल व्यापारिक माल के आयात और निर्यात की मात्रा गत वर्षों में अनुकूल रूप से बढ़ रही है। चित्र 9.3 में देखने स्पष्ट होता है कि 2005 से 15 तक विश्व व्यापारिक निर्यात में विनिर्मित रूप से सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? विनिर्मित का। किसका है? विनिर्मित माल का योगदान सबसे अधिक है। ईंधन और खनन उत्पाद और कृषि उत्पाद व्यापारिक निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विश्व व्यापारिक व्यापार में महाद्वीपों की हिस्सेदारी में परिवर्तन है, क्योंकि यूरोप का योगदान घट रहा है और एशिया का योगदान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अभी आगे बात करें। ये व्यापार संयोजन है। व्यापार संयोजन का मतलब है आयात और निर्यात का संबंध बनाए रखना। ठीक है, आयात और निर्यात का संबंध बनाए रखना, इसका मतलब ये है। दूसरा इसमें यह भी कह रहा है कि व्यापार किस रूप में हो रहा है। पहले प्राथमिक रूप में हुआ, बाद में द्वितीयक रूप में हुआ और वर्तमान में तृतीयक सेवाओं का व्यापार हो रहा है। लेकिन आज भी व्यापार के रूप में द्वितीयक क्रियाओं का आधिपत्य है। सबसे अधिक व्यापार किसका हो रहा है? द्वितीयक क्रिया यानी विनिर्माण उद्योगों से निर्मित हुई चीजें, उसका व्यापार की मूल्य सबसे अधिक है। आई समझ बात? सेवाओं का मूल्य कम है। जबकि विश्व के अंदर आपको पूछे विकसित देशों के अंदर सबसे अधिक श्रमिक कौन से, तो तृतीयक क्रियाकलाप के। अगला है व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा क्लियर है। प्रारंभिक दौर में व्यापार जो है एशिया और अफ्रीका से व्यापार जाता था अमेरिका और यूरोप की तरफ, यानी वो सारी चीज आयात करते तो बाद में बेचते थे। अब मेक इन इंडिया जैसे नारे आगे ना, हाँ, विदेशों से अपन चीजें आयात करते हैं और अपने खुद ही देश के अंदर उस चीजों के निर्माण करते हैं। तो व्यापार की दिशा चेंज हुई ना। पहले गरीब से अमीर की दौर थी, अब अमीर से गरीब की ओर आने लगी। धीरे धीरे अमीर से गरीब की ओर आएगा तो गरीब है वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा? अमीर बन जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? तो वर्तमान जो यूरोप जो व्यापार है वो व्यापार विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर हो रहा है, और पहले होता था अल्प विकसित या विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर। बात समझ में बेवे का ऊपर करी जाए, बेवे समझ में? हाँ ठीक है। अगला है व्यापार की दिशा। ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्य पर वस्तुओं और शिल्प आदि का निर्यात किया करते थे,
जो यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती थी। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ। यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ और कच्चे माल के बदले निर्यात शुरू कर दिया। यूरोप और अमेरिका विश्व के बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे और विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी बने। उसमें जापान भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश बना। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुआ। यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए, जबकि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी शुरू कर दी और आज व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति भी बदल गई है। यानी कि पहले प्राकृतिक व्यापारिक वस्तुएं पहले यूरोप से आती थी, आज हम भारत और अफ्रीका से यूरोप की तरफ जाती। ये व्यापार की दिशा है। दिशा बदली कि नहीं बदली? अरे हाँ या ना? अगला है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन का मतलब है जितना आयात करो उतना ही निर्यात। किसी भी देश के विकास के लिए आयात ज्यादा होना चाहिए, निर्यात ज्यादा होना चाहिए। निर्यात यदि आपका ज्यादा है, निर्यात का मतलब माल बेचोगे सामने वाला आपको पैसा देगा। भारत का व्यापारिक घाटा सबसे ज्यादा है सोना में। किसमें है? और एक है पेट्रोलियम पदार्थों में। महिलाओं हैं होनो छोड़ देनी तो आधो भारत आगे जाए प्रो। हाँ, सबसे अधिक प्राकृतिक पदार्थ जो पेट्रोलियम पदार्थ है उन पर है। पेट्रोलियम पदार्थ भारत के अंदर उत्पादन कम होता है। अपन सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, बगदाद वगैरह ये जो एरिया है ना पूरे, कुवैत वगैरह, बहरीन, इनसे अपन खरीदते हैं ना। इनको खरीदने क्रूड ऑयल आता है और क्रूड ऑयल के बदले में अपन इनको क्या देते हैं? पैसे। तो भारत के अंदर कितने परिवहन के साधन है सोचो। एक दिन पेट्रोल पंप बंद हो जाए तो क्या हाल होगा, है ना। तो इतने लोगों को पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को खर्च करना पड़ता पैसा। ठीक है। दूसरा पदार्थ सोना, आभूषण। सोने की चीजें अपन खरीदते हैं, भारत को अनाप शनाप खर्चा देना पड़ता है। पैसे सारे अपन कमाएंगे, लेके कौन जाएगा? कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वो लेके जाएंगे। तो आप ये सोना खरीद के किसको फायदा पहुंचा रहे हो? विदेशों को। किसको? हो किस देश के? भारत के। नुकसान किसको कर रहे हो? भारत को। जिस थाली में खाओगे उसी थाली में छेद करना शुरू कर दिया ना। हाँ, बस फिर कहना है भ्रष्टाचार है। आप तो सारे पवित्र हो हैं। और क्या बात चल रही थी? आयात की हो रही थी। किसकी हो रही थी? अब निर्यात की बात करोगे तो निर्यात की बात करोगे ऐसी चीजें बनाओ जो भारत से बाहर के देश ज्यादा खरीदे। जैसे खेती की उत्पाद है, चावल है, बासमती चावल की पूरी दुनिया में डिमांड है। चाय है, चाय दुनिया में और कहीं नहीं होती। श्रीलंका, भारत और चाइना में होती है, लेकिन भारत वाला आपरा कंडीर पूरा हुआ तो चाय बेचे कौन? हाँ लोटो जन बेवड़ी में पग हाथ हैंग वालो तो बटको हाथ में हैं। पचे के मोटी पचे भाई कर तो रही पचे ठोगी फाकी तो भारत तो विकास रो ठीक रह के। हाँ, विकास बेवनी में हुए ना को नहीं विकास हो रहा था ना। तो चाय है ना, चाय के अपना उपभोक्ता ज्यादा है। उत्पादन अपने आप बहुत जबरदस्त होता चाय का, लेकिन उत्पादन जो होता है उस उत्पादन वो अपने ही पहले पूर्ति नहीं होती। चाय के कंडीर ज्यादा बैठे देश में, और देश की जनसंख्या तो आपको पता ही है 140 करोड़ के आसपास है। अब उसकी पूर्ति करने के लिए चाय पिलानी पड़ती है। फिर थोड़ा बहुत बचेगा उसको अपन बेचने का प्रयास करेंगे। जबकि चाइना और श्रीलंका में उनमें उत्पादन अपन से कम होता है, लेकिन उपभोक्ता कम है, पीने वाले कम है, कंडीरों की संख्या कम है। इसलिए वो उनको क्या करते हैं? बाहर निर्यात करते हैं और बेचकर उनसे क्या प्राप्त करते हैं? पैसे। आई बात समझ में? अपने तो अपने भारत रो फंडो तो फिक्स है, दिन दिन कमाना आता ढोक हो जाना बस। आलिशान देश विकास कर रहा है। देश विकास नहीं कर रहा, पेट विकास कर रहा है। ठीक है, सो जाओ खा पी उसका विकास होगा। ठीक है। हाँ, तो व्यापार संतुलन में अनुकूलन बनाना जरूरी है। आयात और निर्यात का अनुकूलन होना चाहिए। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात और इस प्रकार की निर्यात की वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा या परिमाण का प्रलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य यानी खरीदने का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होगा तो देश के लिए प्रतिकूल व्यापार है। आई बात समझ में? तो आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक या प्रतिकूल है। और यदि आपके देश का निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक यानी खरीदने वाली चीजें कम है और बेचने वाली चीजें अधिक है तो उस देश का व्यापार धनात्मक होगा, सकारात्मक व्यापार होगा। आई बात समझ में? और यदि आयात और निर्यात बराबर हो जाता तो भी मामला ठीक ठाक है। एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों लाइनों को अंडरलाइन करना भाई। एक है व्यापार संतुलन, एक है भुगतान संतुलन।
भारत ने, आपको पता है, 1951 के अंदर आर्थिक नियोजन की नीति अपनाई। आर्थिक नियोजन का मतलब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया, आमूलचूल बदलाव किया। उसमें भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, ध्यान रखना, और भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के पास 4-5 दिन का भोजन खरीदने के संसाधन बचे थे, क्योंकि भारत के अंदर सारा सारा काम सरकारी कंपनियां करती थी, कोई भी निजी प्राइवेट उद्योग नहीं लगता था उस समय। सार्वजनिक नीति अपना रखी थी, सारा प्रोडक्ट, सारे संसाधनों का उपयोग कौन करेगी? सरकार के द्वारा संचालित कंपनियां। सारे नौकरी लगाएंगे तो कौन लगाएंगे? सरकार लगाएगी, सबको सरकारी नौकर बनाएंगे। परिणाम स्वरूप देश की स्थिति, हालत ऐसी खस्ता हाल हो गई, सरकारी कर्मचारी लगने में लोगों ने ऐसी हालत खराब कर दी कि देश के पास 5 दिन भोजन खरीदने के पैसे बचे सिर्फ। अब रात को इमरजेंसी में आपातकालीन मीटिंग बुलाई और फैसला लिया 5 दिन बाद में भूखे मरोगे। और भारत उस समय गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल था, ना अमेरिका के साथ था, ना रूस के साथ था, ना वामपंथी था, कम्युनिस्ट था, और ना दक्षिणपंथी सरकार पूंजीवाद के साथ खड़ा था। जबकि उधर धीरे धीरे जो अमेरिका वो मजबूत होता जा रहा था और अमेरिका का सहयोग कर रहा था, उसमें पाकिस्तान, और पाकिस्तान का समर्थक था अमेरिका। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के अंदर भारत के विरोध में आतंकवाद का आलम खड़ा हुआ। बताई थी मैंने एक दिन बात आपको। अब देखो, ये अमेरिका है, अमेरिका धीरे धीरे मजबूत हो गया, सोवियत संघ रूस से धीरे धीरे कमजोर हो गया। भारत का पलड़ा थोड़ा था, सोवियत संघ रूस की तरफ ज्यादा था। सोवियत संघ रूस है वो कम्युनिस्ट विचारधारा का था, जहां पर सारे संसाधन, सारे नौकरी पेशे के लोग सरकार, गवर्नमेंट लगाएगी, उनका सबका खर्चा सरकार देगी। जबकि दूसरा अमेरिका वाला था, वो कहता नहीं, खुद कमाओ, खुद के उद्योग लगाओ, खुद का बिजनेस करो और लोगों को रोजगार लगाओ। बताओ दोनों में फायदेमंद कौन है? अमेरिका वाला, रूस वाला? अमेरिका वाला। परिणाम तो रूस को दबना पड़ा और अमेरिका को उत्थान हो गया। जैसे उत्थान अमेरिका को शुरू हुआ, अमेरिका ने प्रेशर डाला इंडिया पर, क्या करना बोलो, सड़े हुए गेहूं चाहिए के? भारत वालों का नहीं, तो समझौता करना पड़ेगा। कैसा? अच्छा, भारत वाले गए WTO के पास, या गेट जो भी था उसमें, उसके पास गए, गेट के पास गए और बोले कि हमें क्या चाहिए? उधार में ऋण चाहिए, उधार पैसे दो। एक आपने IMF का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों विश्व को पेमेंट देने का काम करते थे। सॉरी, WTO, विश्व बैंक और IMF, ये उधार देने का काम करते थे। भारत गया इसके पास, दे दो भाई। इन्होंने कहा नहीं, हट जाए यहां से। क्या करना है गए? भारत वालों को पूछा, भारत वालों ने कहा करना क्या है? आज तो आप जो कहोगे वो कहेंगे, आप कहोगे भारत बेचना तो बेच देंगे, लोग भूखे नहीं मरना चाहिए। आई बात समझ में? कैसी स्थिति रही होगी। परिणाम स्वरूप मनमोहन सिंह जी ने एक बहुत शानदार फैसला लिया और कहा कि अब अपनी भलाई इसी में, किसमें है? सरकारी नौकरियों कम कर दो, निजीकरण की शुरुआत करो। किसकी करो भाई? निजीकरण, प्राइवेट कंपनियों को आने दो, वैश्वीकरण की शुरुआत करो, वैश्वीकरण। और तीसरा का उदारीकरण की नीति लेके आओ। उदारीकरण, L लिबरलाइजेशन, P प्राइवेट, LPG ग्लोबलाइजेशन। LPG की शुरुआत हुई 1990 के दशक में, क्योंकि भारत के पास भुगतान असंतुलन हो चुका था। अभी आया ना भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन होना चाहिए, लेकिन भारत का भुगतान असंतुलन हो गया था। असंतुलन मतलब भुगतान संतुलन मतलब देवने का ही नहीं, गवर्नमेंट कर्मचारियों को पेमेंट नहीं, किसानों को भोजन के लिए खाने की चीजें नहीं, दुकानदारों के लिए उत्पादन करने के लिए उद्योगों को पैसा नहीं। परिणाम स्वरूप पार्टियां होने वाला था साफ, देश गिरवी रहने वाला था। और करता क्या? लेकिन उस समय मनमोहन सिंह जी ने हाथ फैलाया, नहीं दिया, तो उन्होंने कहा अपनी एक नई नीति लेके आते हैं। अच्छा, इसके तहत क्या हुआ? उदारीकरण के तहत पहले क्या, सरकार का ही सारी मोनोपोली थी। उदारीकरण के तहत टैक्सों में कमी कर दी गई। बाहर से कोई कंपनी पहले आती थी ना, तो भारत की सरकारी कंपनी चीज बनाए तो ठीक, बाहर की कंपनी आती उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स होता था। पहली बात तो कंपनी को आने ही नहीं देते, यदि कोई आती तो उसके ऊपर बहुत भारी टैक्स लगाया। अब ज्यादा टैक्स होगा तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो उदारीकरण का मतलब बाहर के आने वाली कंपनियों टैक्स को कम करो, उदार व्यवहार करो, समझौतावादी नमस्कार करते रहो, है ना, शूरवीरता मत बनो,
फिर आया निजीकरण। निजीकरण में कहा कि बाहर की प्राइवेट कंपनी को देश में आने दो, देश के अंदर कोई बिरला वगैरह टाटा वगैरह ऐसे उद्योगपति पैदा होते तो उनको भी उत्पादन करने दो, सरकार की पॉलिसियां कम करो। अब निजी जैसी टेंडर लगे, एक फैक्ट्री खुलेगी तो 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। आई बात समझ में? एक सरकारी नौकर पैदा हो तो एक घर चलाएगा मुश्किल से, एक उद्योगपति 500 घरों को रोशन करेगा। सही बात है ना? उसके बाद में आए वैश्वीकरण, विदेशी कंपनियों को आने दो, अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर जोड़ो और बाहर की अर्थव्यवस्था को अपने देश में लेके आओ। ये एलपीजी की शुरुआत हुई, परिणाम स्वरूप आज भारत दुनिया की टॉप 5 आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं के अंदर शामिल हो गया। ये उस पंजाबी सिख जो थे ना, उनकी कहावत है। शरीरार्थ की सही किया कि नहीं किया? इसलिए आया ना एक शब्द, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन जरूरी है। व्यापार असंतुलन हुआ, वो असंतुलन था, सारा उत्पादन कर खरीदे कोई है ही नहीं, भारत वाला मुंह बैठे बैठे ठोके जाके न्यारा, अलग बात है। अच्छा, उसमें लाल फीताशाही बहुत जबरदस्त थी, सुना है नाम कभी? लाल फीताशाही क्या होता है? ये अवसरवादी हावी होते हैं, उसको लाल फीताशाही कहते हैं व्यंग्य की भाषा में। जो इनसेट वाले लोग होते हैं, सरकारी नौकर होते हैं, जिसमें आप और हम भी शामिल है, वो लाल फीताशाही होते हैं। 7 बजे स्कूल का टाइम है, 7:30 कोई पूछने वाला, 7:30 का टाइम है, 8:10 पर चले गए, कोई पूछने वाला। बैंक के अंदर आप गए, बैंक वाले ने कह दिया आज नेट नहीं चल रही, जाओ वापस, आ जाओ वापस, नहीं चलेगी, बस होता है ना। एक बुजुर्ग आदमी गांव के, वो शहर के, जिले के उस सुदूर गांव से आया कि मैं शहर जा रहा हूं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जहां का भी है, शहर जा रहा हूं, पेंशन बनवानी है। क्या बनवानी है? आगे आए सरकारी कर्मचारी जी, तैयार कर्मचारी जी की एक शादी में जाना था, कहती बाबा हार आई हो गए, आज मेरे अंता वाला कोई काम जो ऑफिस काम जो गए, बट खाने में तो ऑफिस काम है को नहीं, पर है ऑफिस काम जो कल आइयो, ये तो कह ताड़ो दिन बहुत आगे के पकड़ो थे पकड़ो, ठीक है, सस्पेंड करो। बात आई समझ में? जबकि प्राइवेट व्यक्ति ऐसा, उसको पता है ग्राहक नहीं आया तो कल गाड़ी चलाएंगे कैसे। एक मैं उदाहरण देता हूं, एक आज एसबीआई बैंक में जाइए, एक आईसीआई बैंक में जाइए, आपको रात दिन का अंतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। आईसीआई बैंक के अंदर प्रवेश करोगे नहीं, उससे पहले सामने आ जाएंगे भाई भाई जो भी है वो, आओ नहीं आओ नहीं आओ नहीं आओ नहीं सर, आइए सर, बैठिए, ये पानी का लोटा वगैरह चाय वगैरह सब नहीं। आईसीआई जो एसबीआई में लैंड में लागू ऊपर बढ़े, लो पर्ची बने, अरे हट बुढ़ा हट के पर्ची भर के ले गया पैसे पहले के। ये व्यापार है। वो सरकारी कर्मचारी है, वो क्या है बताओ, आपके लिए फायदे में कौन हुआ? बस ये सच बात है, तो ये है कि नहीं है? लेकिन एक समाज ने लिए बना दिया नौकरी, इसलिए नौकरी पैदा होंगे देश में, और नौकरी देने वाले हिम्मत है नहीं। हमें छोरियों है, उन्हें पूछो तो के 9 बजे क्लास लगा, हाँ रोड विमान मोहन डर आई ढोनी जाए जरे, और तो देश है, ये तो देश है। खावे तो कोई बेतन भाई, पर ना वहां पे ठेठ गिल्ला रू डरू डरे, आज रास्ते में रात्रि गाड़ी लाइट दी नहीं देना, तो कोई बावड़ियों कोई भी आडा जाए, आ गाड़ी जाए तो पचू के ये तो ऐसे दिए पचा क्या माटी दे रहा, पूछो है ना, घरे पूछो तो शुरू करता दे दोगे, मैं यूं कर दे न्यो कर दे न्यो कर दे हैं। तो धीरे धीरे क्या, नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना बाद में। नौकरी लग जाओ तो भी माइंड व्यापार का रखना, आने वाली पीढ़ी के लिए नौकरियां नहीं होगी, है ना। हाँ, और नौकरी लग भी जाओ थोड़ी ऊपर जाने की कोशिश करना, लैब असिस्टेंट या 4th ग्रेड यहां तक सीमित में मत रह जाना, ठीक है। 12,000 20,000 घर नहीं चला आगे। देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा देश वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है, अंतिम रूप से वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार का होता है, एक है द्विपार्श्विक 2 देशों के बीच में, एक होता है बहुपार्श्विक 2 से अधिक देशों के बीच में। इसमें एक लाइन आएगी एमएफ। द्विपार्श्विक व्यापार 2 देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है, आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति करते हैं। उदाहरण देश का कुछ पदार्थ वगैरह, ये इसमें इतना ही है।
बहुपार्श्विक व्यापार, जब शब्द से स्पष्ट है कि बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है, वही देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। देश कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र मोस्ट फेवरेबल नेशन की स्थिति प्रदान करता है। अगला है मुक्त व्यापार। अच्छा, चार व्यापार, आपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के चार पक्ष पढ़ लिए या तीन पढ़े? एक तो पढ़ा आपने व्यापार परिमाण, व्यापार परिणाम नहीं, परिमाण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, मात्रा का मतलब होता है कि व्यापार कितना हुआ या कितना करना है। दूसरा होता है व्यापार संयोजन, व्यापार संयोजन का मतलब है व्यापार किस रूप में हुआ, प्राथमिक क्रिया का ज्यादा हुआ, द्वितीय का ज्यादा हुआ या तृतीय का। तीसरा होता है व्यापार की दिशा, व्यापार की दिशा विकासशील से विकसित देशों की ओर अब। और चौथा है व्यापार संतुलन। समझ रहे हो ना बात को? ये व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन में ये हो सकता है आयात ज्यादा निर्यात से, आयात की तुलना में क्या ज्यादा, निर्यात, या हो सकता है आयात इक्वल टू, ये हो सकता है ना। आपके लिए इसमें अनुकूल कौन सा है भाई? ये है ना। अरे अनुकूल है प्रतिकूल है? ये प्रतिकूल है। आयात ज्यादा हो जाएगा तो प्रतिकूल हो जाएगा ना, और ये है अनुकूल। अगला है मुक्त व्यापार। क्या है भाई? छोटा और शानदार टॉपिक, मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का मतलब समझते हो? फ्री ट्रेड। क्या हो आ गया? फ्री ट्रेड। कौन सा ट्रेंड? ट्रेंड नहीं, ट्रेड। फ्री ट्रेड मतलब बिना टैक्स, बिना टैक्स। कोई भी चीज यदि अमेरिका से यहां आती है तो उसका एक बहुत निश्चित सीमा होगी, वही टैक्स होगा, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा देश भले ही सस्ती दे रहा तो भी नहीं, आपके फिक्स ट्रेड हो रखा है तो हो रखा है। अब कितना भी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हो जाए ना, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आलू और प्याज का लेन देन चल रहा है, वो पहले से व्यापार फिक्स हो रखा है, 10 साल तक होगा। कुछ भी हो जाए तो वो कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन 10 साल तक आपको व्यापार करना पड़ेगा। समझ गए ना बात को? अब देखो भाई, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार कहलाता है, या व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। व्यापार खोल देना सबके लिए, यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जा सकता है। बताया मैंने, उदारीकरण का मतलब होता है सीमा शुल्क को आप कम कर दो। घरेलू उत्पादों और सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। अच्छा, इसे होगा फायदा या नुकसान दोनों है। फायदा इससे यह होगा कि बाहर का व्यापार आएगा तो बाहर की चीजें आपको सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। भाई अमेरिका कहेगा मैं भी भेजूंगा, चाइना कहेगा मैं भी भेजूंगा, ब्रिटेन कहेगा मैं भी भेजूंगा, तो चीजें सारी यहाँ आएगी तो आपके एक तो विकल्प बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको। आप दुकान पर जाते हो, पहले भारत में जब व्यापारिक ये निजीकरण नहीं था ना, 1990 से पहले एक ही प्रकार की जींस आती थी। सनी देओल को आपने पढ़ा हुआ फिल्म में देखा था, इतना पैंट पहन के लोशा तैयार है ना, बेल्ट यहाँ बांध लेते थे, ऊँटी ढकी जाती आती। तो ये व्यापार, अरे इस प्रकार का व्यापार होता था। अब व्यापार में विकल्प नहीं था, जबकि अब बाहर की चीजें बहुत ज्यादा ही, तो आपको क्या मिलना शुरू हो गया? विकल्प। उपभोक्ता के अधिकार है, आपको ध्यान होगा अच्छे, उसमें एक अधिकार ये भी है, चयन का अधिकार। कोपरा सुना है? कोपरा 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार। आपको 6 अधिकार मिले हुए हैं। आप नेशनल हैंडलूम में जाओगे तो दुकानदार वाला कहेगा आ वस्तु खरीदनी, आप कहोगे नहीं हट यहां से, जरूरी नहीं है ये सारी पड़ी, इसमें मैं कोई भी खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ, मेरा अधिकार है। मुझे भारत सरकार ने 1986 के अंदर 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता को 6 अधिकार दिए। चयन का अधिकार है, क्षतिपूर्ति का अधिकार है। आप कभी कभार हॉलमार्क एक बढ़िया चीजें लेके आते हो, यहाँ लेके आए देखिए चीज तो टूटी हुई मिली, आप वापस जाते वो चेंज करोगे नहीं, देश सिर पर धड़ाधड़ चेंज करेगा नहीं, ये उपभोक्ता अधिकार पढ़ाएगा, जेल हो जाएगी, वापस आएगा नहीं, बच्चे वहां देखते रह जाएंगे खिड़कियों में पापा आ रहे हैं के। ये उपभोक्ता का अधिकार है आपके। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ भारत में से पढ़े लिखे कोई ध्यान नहीं है, बूढ़ी लाई के अधिकार यूज करी।
तो ये चयन का अधिकार होता ना, या आप नेशनल हैंडलूम में किसी हैंडलूम में भी जाओगे तो आपको 50 प्रकार की जींस ड्रेसें मिलेगी। ये यदि व्यापारीकरण नहीं होता, अपने विदेशीकरण नहीं होता या निजीकरण नहीं होता, तो बाहर की चीजें आपको इतनी उसके अंदर भरी हुई नहीं मिलती। कितने शोरूम है बाड़मेर में आप जाओगे उस एरिया के अंदर, सारे शोरूम, यदि बाहर से कंपनी नहीं आती तो शोरूम देखने मिलता कहां से देखने, अपना पड़ा है शोरूम, कौन देखा बैठ। तो ये क्या कह रहा है, यह कार्य व्यापारिक अवरोधों से सीमा शुल्क घटाकर किया जा सकता है। घरेलू उत्पादों और सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को उन पर प्रतिकूल व्यापार थोपते हुए उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन और संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तु और सेवाएं पहले की अपेक्षा तीव्र गति से दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकती है, किंतु व्यापार मुक्त को केवल संपन्न देशों के द्वारा ही बाजारों को नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि विकसित देशों को चाहिए कि वे अपने स्वयं के बाजारों में विदेशी उत्पादों को भी संरक्षित करें। आई कुछ पले पड़ी, हाँ नेडी को बेद बाबू भली करे जी, नहीं पड़ेगी पले ऐसे, पहले कभी शब्दों को समझा ही। इधर भारत है, कौन है, इधर सामने अमेरिका है, या यहां पर ब्रिटेन है, ठीक है। अब सुनो, अब भारत की तुलना में ये देश तो अमीर है ना, इनके पास उत्पाद ज्यादा है और मशीनें उन्नत प्रकार की, सस्ता उत्पाद भी है। अब इन भारत और इन दोनों के बीच में समझौता हो गया व्यापार का कि भी आपकी चीजें यहां आएगी, उसके ऊपर दूसरी की तुलना में टैक्स कम लगाऊंगा। अब यहां की चीज टैक्स कम लगाएगी, इसका मतलब ये सस्ती बिकेगी यहां, ठीक है, ठीक है भाई, ये सस्ती चीज बिकेगी। दूसरा, इसमें बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाएगी। आपको यहाँ के जो भारत के नागरिक, उसको फायदा क्या होगा, उसको एक तो फायदा होगा कि बाहर की कंपनी आने से आपको रोजगार मिलेगा। नंबर एक, इतने शोरूम आए तो रोजगार मिला कि नहीं मिला। दूसरा, आपको स्वतंत्रता मिलेगी चयन की, किसकी, चयन की, यानी आपके सामने विकल्प होंगे, विकल्पों में स्वतंत्रता। आपने कहीं पढ़ा शब्द आया था ना, मैं बुबू लक और डॉक्टर अमर्त्य सेन पढ़े तब नहीं पढ़ा था मानव विकास सूचकांक में, तो आपके सामने विकल्प आ जाएंगे, ठीक है। विकल्प आने पर क्या होगा, आप अपनी मनपसंद की चीजें ले सकते हो, सस्ती और महंगी आपकी इच्छा पर है। अच्छा, तीसरी बात, ज्यादा कंपटीशन होगा तो चीजें कैसी मिलेगी, सस्ती। लेकिन इससे एक नुकसान भी है। नुकसान यह है कि जो भारत के उद्योग चल रहे थे, वो भारत के उद्योग इन बड़ी कंपनियों की तुलना या बड़ी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। अरे सही है ना। अब मान लो एक अपनी कोचिंग है, एक बाहर की बड़ी कोचिंग आ जाए, यहाँ बढ़िया एशियन वगैरह ताम जाम अरब करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने को तो बस एस्टेब्लिश करना है। अब आपको पता है पढ़ने की संख्या तो 2% होती है, मैं हमेशा कहता हूं, और जो 2% होती है उनमें से 2% नौकरी लगते, 98% नौकरी नहीं लगते। अब पढ़ने वाला होगा उसको तो चाहिए पढ़ाई सुविधा का कोई जरूरी नहीं, लेकिन वो है कितने, सिर्फ कितने हैं। और कोचिंग वालों को चाहिए क्या, फीस देने वाले कितने हैं, 98%। अब 98% चक्कर में 2% को पढ़ा नहीं पाएंगे। कारण क्या है, 2% बैच नहीं बढ़ेगा, बैच नहीं बढ़ेगा तो स्टाफ नहीं आएगा, स्टाफ आएगा तो खर्चा मांगे ना, खर्चा इन 2% पढ़ने वाला आधा आई फ्री वाला, फिर खर्चा निकलना है नहीं। अब 98% जिसको मौज मस्ती करनी है वो चलेगी एशिया वाले में, बढ़िया धूम धड़ाम वाले एरिया में। आई बात समझ में। तो फिर बड़ी कोचिंग आ जाती, हमारे जैसे लोगों का क्या हाल होगा, बुरा ही होना है ना। तो सेम ये अमेरिका कोई कंपनी भारत में आएगी तो भारत का कोई व्यक्ति, भारत की कोई कंपनी कपड़े बना रही हो, एक अमेरिका की कंपनी है जो बहुउद्देशीय मल्टीटास्क कंपनी है, बहुत सारे देशों में काम करती है, तो वो यहाँ पर आएगी तो भारत वाले कपड़े वाले कंपनी टिक पाएगी सामने। वो सबसे पहले यही नजर रखी अपने वहां भारत में कंपटीशन में कौन है। तो अगर फलाने की कंपनी, उस कंपनी की नब्ज क्या है, तो वो ड्रेस मिलती 320 रुपए मिलती है पेंट, चलो अपने 150 में बेचेंगे, बढ़िया क्वालिटी बेचेंगे, साल भर बेचेंगे, अपने आप इसका डब्बा बंद हो जाएगा। फिर भले इसका बढ़ा दो ना आप, जैसे आपको उदाहरण रूप में दे दूं, जियो आई, एयरटेल वगैरह, आइडिया वगैरह सब कहां गए, सब आइडिया के पास में, आइडिया ही रह गया बस, कहीं नहीं है। वोडाफोन वगैरह आपको क्या दिया आपको, लॉलीपॉप दिया कि नहीं दिया, केवल लॉलीपॉप ही नहीं, नशा दिया आपको, नशा। एयरटेल की कंपनी थी, ठीक थी बेचारी, आइडिया थी, एक और थी वोडाफोन, हैंग ऑन गुड आयरा,
ये वोडाफोन वगैरह। अब ये इनका एक पॉलिसी ठीक थी, 1 महीना 1 GB, 1 महीना 1 GB, बस क्लियर बात है। 1 GB ज्यादा देते ही नहीं महीने में, चलाओगे कैसे? आई ना बात समझ में? अब आदमी ना तो इसमें नशेड़ी बना, ना ही ज्यादा फिजूल हुई, प्लस किताबों से भी जुड़ा रहा, ऑनलाइन का मार्का नहीं लगाया। आई एक कंपनी, वहां मोदी जी जियो धनाधन, एलोशा जियो धनाधन, और आई उसमें क्या मोबाइल की स्पीड, क्या चलाते थे आप डाटा, वाह, चलते चलते क्या जियो धनाधन, जियो धनाधन, बस एक ही है, एक तबला नहीं था पास में, नहीं तो उसमें धुन निकल जाती, जियो धनाधन, जियो धनाधन, इतना कमी रहेगी आपके। अब जियो आई आपको 3 महीने दिया फ्री ऑफ फोगट, मजे करोगे, कुछ नहीं लेना आपको। आप नहीं देखा, आपने, हमने सबने देखा, कंपनी हो तो जियो जैसी, वाह मुकेश अंबानी, वाह, है ना, भारतीयों को तो राहत मिल गई, राहत। आया 3 महीने में 4 GB, लाओ मोबाइल, बड़ी मोबाइल कंपनियों की सेलिंग, कौन सी कंपनी का लाएं? चाइना का लाएं, स्विट्जरलैंड का लाएं, इटली का लाएं, कोरिया का लाएं, भारत का लाएं? कौन सा? भारत का तो सबसे महंगा, और अपने शुरू से 10 किलो 20 किलो गेहूं ला के खर्च करके वो हेवा उड़ा लाई से महंगी रेटो, होते हुए भी नहीं, चाइना का माल लाएंगे, लेके आए चाइना का, 2 महीने चला, बैटरी फेल, फूट की बैटरी, नयो ग्यो लाओ नयो। चाइना कहता सस्ता है, गारंटी कुछ भी, घर लेके जाओ, चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, तभी तो कहता चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं। अब लो भाई, गए दूसरे मोबाइल लेके, ऐसे करके मोबाइल लेके 3-4, किसके चक्कर में? इस फ्री के चक्कर में, डाटा फ्री मिल रहा है इनमें, तो फायदा है गए। अब इस डाटा के चक्कर में इतना कसा कंपनी वालों ने नशा बना दिया, सारी कंपनियां गायब हो गई, गई भाई, कोई काम की नहीं अपने के। जैसे ही कंपनियां गई, मजा आया जियो को, वाह, जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, एक तो टारगेट पूरा हुआ, दूसरा टारगेट था ये 4G 5G जो भी है, नशेड़ी लोगों को आदी बनाना। कस्टमर पहले मान लो 2 करोड़ थे, सीधे बढ़ गए 20 करोड़, 20 करोड़ थे, वहां से सीधे हो गए 80 करोड़ भारतीय मोबाइल का यूज करेंगे एलोश। अब 20 करोड़ के अंदर 5-6 कंपनियां थी, अब 80 करोड़ के अंदर राजा एक ही है, कौन? जियो। अब रेट बढ़नी शुरू हुई भाई जियो की, हुआ पहले 49, फिर आया 98, अब शायद लगभग कितने हो गया है, 700 के पार पहुंच गया ना। अब एक और सिस्टम कर दिया, पहले बीच में कुछ और लालच दिया कि जियो को रिचार्ज कराओगे तो अचानक खत्म नहीं होगा, डाटा पूरा हो जाएगा तो भी चलेगा, ऐसा था ना बीच में। अब कर दिया कि कम से कम 2 GB वाला कराओगे ना वो, डेली के 2 GB, तो 5G का फायदा मिलेगा, वरना 5G का फायदा। अब मेरे चक्कर के मैंने 2 बार मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने वो 699 का था वो करवा दी, उसमें 1.5 GB का मामला। अब आधा दिन होता है ना, आ जाता है आपका रिचार्ज डाटा 90% पूरा, एलो 100 हमारी न्यूज तो पंजीर देख नहीं रहे, सही बात है, ठीक है। फिर अच्छा, फिर ऑप्शन दिया है, मजे की बात देखो ना आप, ऑप्शन दिया है 19 रुपए डाटा ऐड कर दो, 19 रुपए का। अब मेरे को डेली करना पड़ता है, अब डेली करो तो आप सुन लो, 2 रोज के 20 रुपए, तो महीने के कितने हो गए, कितने हो गए? डेली के 600 रुपए और महीने का एक्स्ट्रा है अपना। अब 600 वो है और 600 ये है, और 699 के अंदर 2 GB का 84 नहीं रिचार्ज आ जाता। लेकिन ये सबको पता नहीं ना, ऐसा भाग दौड़ में रहते पता नहीं रहता है। अब एक बजट खा दो को ध्यान रखी, लेकिन एक तो माँ तो मत लियो नोटे है बेटा, 1.5 GB से 600 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और फोन के आदि इतने कि आपके पास पैसा है तो 19 रुपये आप दिए बिना रह ही नहीं सकते, और 19 रुपये भी ज्यादा, क्योंकि हाथ रिचार्ज की उगनी रुपया घना दुखे भी को लगे को नहीं, 19 रुपया सही है क्या गलत है? नहीं लगता है। और ऊपर से फोन पे, पेटीएम, फोन पे वाले को धन्यवाद है भाई, शुरुआत की थी रिचार्ज पर 1 रुपये से 1 रुपया रिचार्ज, एक आप रिचार्ज करो 1 रुपये चार्ज लगेगा, 799 का है तो 800 रुपये लगेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितने रुपए हो गए? 3 रुपए लगते हैं। अब आप सोचो 80 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, कितने? 80 करोड़ गुणा कितने हैं? 8 3 24, 2 अरब 40 करोड़ पैसे फोन पे के, 2 अरब
2 अरब 40 करोड़। देख लो हालत, इसको कहते हैं बिजनेस। हुआ ना आइडिया? हाँ, तो ये नुकसान ये भी होता है थोड़ा कि बाहर की कंपनियों से ज्यादा सपोर्ट करने से स्थानीय स्तर की कंपनियां वो मर जाती है। हालांकि यहां पर तो धन्यवाद देना पड़ेगा मोदी जी को, कम से कम भारत की कंपनी तो आगे बढ़ी है ना। लेकिन उन वो बेचारी इतना दुख नहीं दे रही जितना ये दे रहा है अभी, है ना। लालच बना दिया इसने, लालच ऐसे कवच जाल में फंसाया है। और ऊपर से विदेशी कंपनियां ऐसी कि विद्यार्थी स्टूडेंट चाहकर भी डाटा ऑफ नहीं कर सकता। पहले आया फेसबुक, ठीक ठाक चला, आया यूट्यूब, ठीक ठाक चला, और अब तो फिर बात ही मत पूछो आप, इंस्टाग्राम जिंदाबाद। और ऐसे ऐसे कि हर 15 सेकंड में रील्स वो, ताकि देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए, समय का फिर पता नहीं चले। बार बारिश होती है ऐसा बंद कमरा, पता नहीं चले कि 6 बजे मोबाइल में टाइम नहीं हो, 6 बजे कि 7 बजे, पता ही नहीं चलेगा सुबह से शाम हो जाएगी देखते देखते। और ऊपर से और वे ऑप्शन चैट वाले आगे नए नए। डाटा तो सब में व्हाट्सएप मैसेज करते हो भी डाटा चाहिए। हाँ, व्हाट्सएप स्नैपचैट क्या क्या नहीं है, सब सारी चीजें, सारी सुख सुविधाएं हैं। और बिना चलाए कोई रह नहीं सकता। तो मुक्त व्यापार की स्थिति से एक फायदा भी है और एक नुकसान भी होता है। ये मुक्त व्यापार की स्थिति थी। एक है डंप करना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है, पढ़ना आप ध्यान से। लागत की दृष्टि से नहीं, वन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप प्रथा कहलाती है। मैं मान लो चाइना हूं और मेरे को व्यापार करना है अफ्रीका की किन्हीं 2 देशों के साथ, और मुझे लगता है कि भाई एक कांगो है एक मोजाम्बिक, 2 देश है। कांगो के अंदर मुझे ऐसा लगा कि अमेरिका का उत्पाद वहां पहले से आ रहा है, और अमेरिका के उत्पाद जो है उसकी रेट ये है, और मोजाम्बिक में अपनी रेट है वो पहले ही चल रही है, अमेरिका वहां है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मेरा व्यापार फैलाने के लिए मैं कांगो जाऊंगा और कांगो वहां पर अमेरिका का व्यापार जो हो रहा है उसका विश्लेषण करूंगा, और फिर मेरे दिमाग में एक विचार लेके आऊंगा कि इस अमेरिका के व्यापार को बंद कैसे किया जाए और मेरे व्यापार को यहाँ पर कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि एक का बंद करोगे तभी तो बढ़ेगा ना भाई। आइडिया और वोडाफोन वगैरह ये बंद हुई तभी तो जियो बढ़ी है। अब जैसे ही मैं वहां जाऊंगा तो चीजें देखूंगा, मेरे को ऐसा लगेगा कि यार ये चीजें महंगी है, मैं यदि सस्ती कर दूं ना तो माल अपना बिक सकता है आराम से। अब मैं लागत मेरी चीज कितनी है वो मेरे को फर्क नहीं पड़ना, उसे मेरे को सस्ती चीज वहां उपलब्ध करवा देनी बस। कोई भी कारण हो पीछे, लागत भले ही ज्यादा हो, लागत मेरी भले ही ज्यादा हो, लेकिन अपने को मार्केट में उतरना है, दूसरी जगह से फायदा कमा लेंगे और यहां घाटा खाकर भी इस कंपनी को बंद करना है। परिणाम स्वरूप मोजाम्बिक मैंने वहां कांगो में सस्ता माल बेचा, 2 साल के अंदर अमेरिका कंपनी वहां से होगी गायब, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी थी नहीं, उसके ओरिजिनल सारे माल थे, सब ज्यादा पैसों वाली चीजें थी, अपने को चाइना माल है, यूज एंड थ्रो। ठीक है, 2-4 दिन उस मोबाइल को चलाओ, खराब हो जाए तो फेंको, रिपेयरिंग कभी उसकी होती नहीं है। होती है? होती है तो भी रिपेयरिंग के फालतू के पैसे क्या करोगे रिपेयरिंग का? घर आओगे नहीं उससे पहले रिपेयरिंग टूट जाएगी, है ना। तो ये व्यापार, तो इसको कहते हैं डंप करना। क्या करना? डंप करना। दूसरा था उसको भगाने के लिए क्या योजना बनाई जाए, ये व्यापार है। अपन सोचकर भी ऐसा नहीं कर सकते। देशों को भी डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ इस प्रकार की सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पादों को नुकसान पहुंचा सकती है। थोड़े सावधान रहनी है। बाहर मार्केट में जो 3 प्रकार चीजें हैंगो सस्ती मान मत का तो नुकसान हो सके कभी कभी। और यूं कह रहे हो, ये कह रहा है देशों को सावधान रहने की जरूरत है। आप सस्ता गाड़ी आया हुआ ना, गाड़ी लिया 10 रुपये की चाइना माल टावर और गाड़ी लेना हो रहा है, जगह मिट्टी रान बेचारा मूर्तियों वगैरह बढ़ा, इनको कौन खरीदेगा फिर? बाहर की सस्ती चीजें डंप की हुई चीजें खरीदोगे तो स्थानीय स्तर के उत्पादक है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। और कोरोना के बाद उससे पहले नोटबंदी और कोरोना काल के हाल पूछ लो व्यापारियों को। इतनी बातें। एक थोड़ा सा लिखो आप, लास्ट लिख लो एक थोड़ा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष। नंबर 1 लिखो व्यापार का परिमाण। लिखो देशों के मध्य व्यापार का परिमाण। देशों के मध्य
देशों के मध्य, देशों के मध्य व्यापार की गई, एक मिनट, देशों के मध्य व्यापार और सेवाओं, देशों के मध्य व्यापार और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है, कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, ये व्यापार का परिमाण था। एक होता परिमाण जिसका अर्थ होता मात्रा, एक होता परिणाम जिसका मतलब होता आउटपुट, रिजल्ट। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि आपने, एक देश ने दूसरे देश के साथ कितना व्यापार किया, कितनी वस्तुएं भेजी और कितनी सेवा दी, उसका टोटल मूल्य कितना होता है, उसको कहते हैं व्यापार का परिमाण। दूसरा लोगों व्यापार संयोजन, लिखो व्यापार व्यापार की प्रकृति क्या है। फिर लिखो प्राथमिक एवं तृतीयक क्रियाओं की अपेक्षा, प्राथमिक एवं तृतीयक क्रियाओं की अपेक्षा, प्राथमिक एवं तृतीयक क्रियाओं की अपेक्षा द्वितीयक क्रिया, द्वितीयक क्रिया कोष्टक में लिख देना विनिर्माण, द्वितीयक क्रिया विनिर्माण विनिर्माण क्या लिखा है व्यापार के, अगला प्राथमिक एवं तृतीय की अपेक्षा द्वितीयक क्रियाओं का व्यापार अधिक होता है। यानी व्यापार का स्वरूप क्या है, संयोजन का मतलब ये आपस में तीन जो क्रियाएं, तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे सेट होगा, ऐसे। तीसरा लोगों व्यापार की दिशा, व्यापार की दिशा, लिखो एशिया एवं अफ्रीका का व्यापार बढ़ रहा है, एशिया एवं अफ्रीका का व्यापार एशिया एवं अफ्रीका का व्यापार बढ़ रहा है, जबकि पश्चिमी देशों का व्यापार घट रहा है। ये दिशा है। लिख लिया, व्यापार की दिशा बदल रही है ना। पहले व्यापार पाश्चात्य देश जो है, यूरोप और अमेरिका, उनके द्वारा उपनिवेशों के साथ किया जाता था। वो अपने यहाँ तैयार माल भेजते और कच्चा माल लेके जाते। अब जो एफ्रो एशियन देश है, जो 1950 के बाद स्वतंत्र हुए देश है, विकासशील देश है, उन्होंने अपने यहाँ भी विनिर्माण की गतिविधियां शुरू कर दी। कच्चा माल तो उनके पास पहले से ही है, तो इनका व्यापार अब धीरे धीरे, जो विकसित देश है वो अपने पर निर्भर होने शुरू हो रहे हैं। अगला लिखो चौथा, नंबर एक लिखो आयात ज्यादा है, किससे, निर्यात से। डैश लिखो ऋणात्मक या प्रतिकूल व्यापार, प्रतिकूल व्यापार। सोना खरीदना कम करो, पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग कम करो। अगला है आयात कम है, निर्यात अधिक है, तो बेचकर अपना अधिक पैसा कमाएंगे। सकारात्मक और धनात्मक व्यापार, अनुकूल,
धनात्मक ऑब्लिक अनुकूल व्यापार। और तीसरा आप लिख सकते हो आयात और निर्यात बराबर तो भी अनुकूल ही है। अनुकूल व्यापार। कुछ दिमाग में बैठ रही है? वेरी गुड। एक नीचे एक लाइन लिखो कॉमन नोट डाल के। लिखो किसी भी देश के आर्थिक विकास हेतु, किसी भी देश के आर्थिक विकास हेतु, आर्थिक विकास हेतु विकास हेतु आर्थिक विकास हेतु व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन अनिवार्य है। व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन अनिवार्य है। भुगतान संतुलन अनिवार्य है। अगले हेडिंग डाल दो मुक्त व्यापार। लिखो यह उदारीकरण, यह उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का परिणाम है। फिर लिखो इसमें देशों के मध्य व्यापार हेतु, देशों के मध्य व्यापार हेतु करों में छूट दी जाती है। करों में छूट, टैक्स में छूट दी जाती है। छूट दी जाती है। फिर नीचे इसके पक्ष लिख दो। एक तरफ लिखो सकारात्मक पक्ष, या ऐसे लिखो लाभ और हानि। मुक्त व्यापार छोटी सी बात लिखो, लाभ होगा या हानि, दोनों हो गए। किसी भी पक्ष, कोई भी काम करते हैं उसके दो पक्ष होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मुक्त व्यापार से लाभ क्या होगा? क्या लाभ होगा? एक तो लिखो रोजगार में वृद्धि होगी, दूसरा सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होगी। टैक्स कम है तो सस्ती वस्तुएं मिलेगी, सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होगी। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो वस्तुओं के चयन के विकल्पों में वृद्धि होगी। बहुत ज्यादा चीजें आपके सामने होगी। वस्तुओं के चयन के विकल्पों में वृद्धि होगी। इधर आने में लिखो स्थानीय उत्पादों, स्थानीय उत्पादों के व्यापार में कमी। स्थानीय उत्पादों के व्यापार में कमी होगी। ठीक है, ये मूल बात है। इतने करें, कल करें अगला। हाँ, कल इसको कर लेंगे अपना पूरा कंप्लीट।